नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है सरोज और एचएन अध्ययन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम 10 मिनट्स में 10 क्वेश्चंस करेंगे। 10 मिनट की ये सीरीज रहेगी और 10 क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें। और साथ में आपको जो क्वेश्चंस रखे गए हैं वो एक्सप्लेन भी किए जाएंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से वो क्वेश्चंस याद हो जाएं, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस मैंने रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में ज्यादातर पूछे गए हैं। तो जो अधिकतर पूछे जाते हैं उनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है या फिर उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले बस कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूँ कि हमारे कोर्सेज जो हैं, ऑफर हमारा चल रहा है। 300 रुपए में हमारा कोर्स है और ये 94% ऑफ मिल रहा है आपको इसमें। और ये पहले 300 बच्चों के लिए अवेलेबल है ये ऑफर। और इसमें पेपर 1 पेपर 2 हिंदी साहित्य के लिए ये दिसंबर वाला बैच है। और एमसीक्यू भी मिलेंगे आपको, इसमें नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट भी मिलेंगे। शुक्ल वाला बैच भी इसमें आपको साथ में मिलेगा। और लाइव रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगे, डाउट सेशंस, और टेलीग्राम ग्रुप में आपको नोट्स भी दे दिए जाएंगे। और जो बच्चे मीन्स टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़े हैं उनको टेलीग्राम पे भी हम नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। और जो ऐप पे बच्चे जुड़े हैं तो उनको ऐप पे भी नोट्स मिल जाते हैं, ठीक है। और कुछ फ्री नोट्स भी हैं हमारी ऐप पे, तो आप ऐप को इंस्टॉल करके वहां से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका दिसंबर। और जून वाला बैच भी है ये, अगर आपने जून के लिए तैयारी कर रहे हैं तो क्रैश कोर्स भी हमारा चल रहा है, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर हरियाणा के लिए आपको क्रैश कोर्स लेना है तो उसके लिए भी आप ले सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में भी अब 10 दिन बाकी बच गए हैं। तो कोर्स की फीस सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये है। और जो इसकी वैलिडिटी रहेगी वो 6 महीने रहेगी। और अगर आपने 1 साल वाली वैलिडिटी वाला कोर्स लेना है तो उसकी फीस जो है वो 500 रुपये है। और वन लाइनर नोट्स है हमारे पास, जिसमें लगभग 5,000 तक आपको वन लाइनर मिल जाएंगे। और वो 199 में है, 199 रुपये में है। अगर आपको हरियाणा के लिए अगर आपको वन लाइनर नोट्स चाहिए तो आप वो भी खरीद सकते हैं, ठीक है जी। तो चलिए आज की क्लास की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? ये आपको बताना है। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? यहाँ पर ऑप्शंस आपके सामने हैं। अनुच्छेद 343, 346, 344, 342। सही जवाब इसका 343 सही जवाब है। ज्यादा समय नहीं हम लगाएंगे ताकि आपका आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है ना। तो समय का ध्यान रखते हुए हम फटाफट से रिवीजन करेंगे बस, ताकि आपको चीजें जो है वो अच्छे से याद हो जाए, है ना। तो देखते हैं सबसे पहले 343 में क्या है। आपको बुक जो है आपकी, जो पांडे वाली गाइड है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये वाला, सॉरी हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे। तो ये इसका पेज नंबर 32 पेज नंबर है ना। पांडे वाली जो गाइड है उसके 32 पेज नंबर पे बिल्कुल सही सही इंफॉर्मेशन दी है इसमें, इसलिए मैं इसमें से देख के आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इस वाले मतलब ये वाला जो टॉपिक है इसकी अच्छी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। वैसे पांडे में भाषा में थोड़े गड़बड़ी है, तो ये वाला पोर्शन इसका सही है। तो यहाँ से मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपने देखना है तो आप पेज नंबर 32 पे देख सकते हैं, ठीक है। आपके पास ये गाइड होगी, पेज नंबर 32 पे आप देख सकते हैं इसको। तो चलिए मैं इसको जल्दी से आपको समझा देती हूँ, रिवीजन करवा देती हूँ। तो 343 में क्या है, 343 में सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जो राजभाषा संबंधी प्रावधान है वो कब कहाँ से कहाँ तक है। तो 343 से 351 तक है, 351 तक है। ये भी सवाल आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि 351 तक है ये दिया हुआ, जो राजभाषा हिंदी से रिलेटेड है।
और हम एक एक करके सबको देखेंगे। 343 में क्या है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी और अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय। तो ऐसा बोला गया कि अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय होगा, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, ये कहां पर बोला गया है, 343 में। ठीक है, अंकों का स्वरूप अंतरराष्ट्रीय, लिपि देवनागरी। अब 344 में क्या है, राष्ट्रपति हर 10 वर्ष के बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। 344 में ऐसा दिया गया है कि राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वो राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करें। मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ और जो समझाने वाली चीज होगी वो आपको समझा दूंगी। शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाही। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपने, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय, क्योंकि जो एग्जैक्ट जो प्रावधान है वो आगे दिया गया है इसका, है ना। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हर 10 वर्ष के बाद क्या करेगा, राष्ट्रपति क्या करेगा, राजभाषा आयोग का गठन करेगा। बस इतना ही याद रखना है आपको। यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है और बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आपको क्या करना है, कंफ्यूज ना हो आप, ताकि तो आप इसको रहने दें, आप देखना। ठीक है, आप सिर्फ एक लाइन याद रखें, राष्ट्रपति प्रत्येक 10 वर्ष बाद राजभाषा आयोग का गठन करेगा। और इसको बिल्कुल शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि ये किताबी भाषा है जो इसमें लिखी हुई है और ये बच्चों को समझ में नहीं आती है। तो मैं इसको आपकी मतलब आसान भाषा में आपको बता रही हूँ। जो 343 है उसमें आपको सिर्फ लिपि याद रखनी है, अंक याद रखना है और भाषा याद रखनी है। ठीक है, बस इतना। और 344 में आपको क्या याद रखना है, आयोग। आयोग सिर्फ एक शब्द याद रख लो, आयोग। आयोग का गठन, है ना, कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। चलो प्रश्न नंबर सॉरी है अनुच्छेद 345। अनुच्छेद 345 में क्या है कि प्रत्येक राज्यों को अपने राजभाषा चयन करने का अधिकार है। प्रत्येक राज्यों को अपनी राजभाषा चयन करने का अधिकार है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। तब ऐसा नहीं किया जाता। अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा यदि किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जा रहा था, है ना। तो यहाँ पे क्या है, राज्य का विधानमंडल, आपको इतना याद रखना है बस, राज्य का विधानमंडल आपको याद रखना है। यहाँ पर प्रत्येक राज्य को अपनी राजभाषा चयन करने का अधिकार है कि अपनी आप कोई भी अपनी राजभाषा जो है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपके राज्य में 2 भाषाएं बोली जा रही हैं तो आप उसमें से कौन सी रखना चाहते हैं, कौन सी नहीं रखना चाहते, या फिर आप दोनों ही रखना चाहते हैं, ये अधिकार है ना, कि आप चयन कर सकते हैं। प्रश्न अनुच्छेद नंबर, मैं बार बार प्रश्न बोल रही हूँ, आई एम सॉरी। अनुच्छेद 346 में सिर्फ पत्र व्यवहार, इतना ही याद रखना है बस, बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको इसमें डीपली। आपको एक एक वर्ड याद रखना है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो पत्र व्यवहार, पत्र व्यवहार में क्या है कि पत्र व्यवहार कौन सी भाषा में हो। 346 में बताया गया है कि संघ में शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के लिए तत्समय प्राधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की भाषा होगी। तो एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में पत्र कौन सी भाषा में लिखे जाए, पत्र व्यवहार किस भाषा में हो, सिर्फ इतना इसमें 346 में है, ये आपको याद रखना है। फिर 347 में क्या है, राज्य की जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा को दूसरी भाषा के रूप में मान्यता। 347 में कि यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये मांग करे, अगर मान लो एक तरफ बहुत सारे लोग हैं, एक तरफ बहुत सारे लोग हैं, है ना, और ये हो गए 5 लोग, और इस साइड है 3 लोग। अब ये लोग बोल रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमारी भाषा जो है आप कोई भी रख दो, वो कोई मांग कर रहे हैं अपनी राजभाषा के लिए, और ये इनकी जो मांग है वो भी कुछ अलग है ना। तो बहुमत जहां पर होगा उनकी मांग को स्वीकार किया जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, किस बात के लिए,
कि जनसंख्या का पर्याप्त भाग ये मांग करे कि इसके द्वारा बोली जाने वाली, उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को उस राज्य की दूसरी भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। कि पहली भाषा तो हमारी है ही है, अब दूसरी भाषा के लिए भी हमें मान्यता दी जाए। अगर ये ज्यादा जनसंख्या वाले लोग ऐसा बोलते हैं जहां पर बहुमत है, तो फिर उनकी मांग को स्वीकार किया जाएगा, उनको मान्यता दी जाएगी, है ना। राज्य की जनसंख्या की मांग और राष्ट्रपति द्वारा मान्यता, तो राष्ट्रपति मान्यता देगा, राष्ट्रपति मान्यता देगा। फिर कब देगा? जब बहुमत होगा जिस भाषा की तरफ, है ना। तो दो भाषाएं। फिर 348 में क्या है? उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में। तो यहां पर है न्यायालयों की भाषा, न्यायालयों की भाषा। इसलिए आपको मैंने पीछे मना किया था कि आपने नहीं पढ़ना है उसको, क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगा फिर आपको, क्योंकि एग्जाम में बच्चा पहले ही प्रेशर में होता है और फिर वहां पे कंफ्यूजन ऐसे क्रिएट होते हैं, है ना। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय, आपने ये वाला ध्यान रखना है 348 वाला, कि न्यायालयों की भाषा यानी कि जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं जितने भी, तो उन सबकी भाषा कौन सी होगी? अंग्रेजी होगी, है ना। सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी में। आप जाएंगे कभी अदालत में, वहां अंग्रेजी में ही बोला जाता है ना। अंग्रेजी है उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ये ये कहां पर दिया गया? ये प्रावधान 348 में दिया गया। अब देखते हैं 349, भाषा संबंधी विधेयकों पर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी आवश्यक। राष्ट्रपति या पूर्व मंजूरी राजभाषा आयोग की सिफारिशों या राजभाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके ही देगा, और उसके बाद संसद में वो प्रस्तुत होगा। ठीक है। इसमें आपको क्या याद रखना है? 349 में इसमें याद रखना है आपको कि 15 वर्ष की अवधि के बारे में इसमें बात की जा रही है। कौन सी बात की जा रही है यहाँ पे? यहाँ पे 15 वर्ष की अवधि ध्यान रखना है आपको। ठीक है। 15 वर्ष की अवधि के दौरान क्या होगा? प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति, जो कि वह राजभाषा आयोग तथा भाषा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करके देगा, और फिर बाद में संसद में उसको प्रस्तुत करेगा। फिर आप आ जाते हैं 350 पर। 350 में आपको सिर्फ भाषा या अल्पसंख्यक याद रखना है, बाकी कुछ भी याद नहीं रखना आपको, इतना काफी है आपके लिए। तो इसमें है क्या कि इसमें क और ख दो भाग हैं इसमें, ठीक है, क और ख। तो क में क्या बताया गया है कि भाषा अल्पसंख्यक जो वर्गों के बच्चे हैं ना, उनकी मातृभाषा में ही उनको शिक्षा देनी चाहिए, जो भाषा उनको समझ में आ रही है उसी में से शिक्षा देनी चाहिए। और ख में बताया गया है कि राष्ट्रपति एक विशेष अधिकारी नियुक्त करेगा, यह अधिकारी उस वर्ग के भाषाई हितों की रक्षोपायों से संबंधित राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, और राष्ट्रपति इसे संसद में रखवाएगा। ठीक है। तो अल्पसंख्यकों के लिए, भाषा अल्पसंख्यकों के लिए यह प्रावधान है 350। फिर 351, हिंदी भाषा का प्रचार और प्रसार किसका कर्तव्य? संघ का कर्तव्य। तो ये कहां पर दिया गया? 351 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? बहुत आसान सा सवाल है, और फटाफट में इसका आंसर बताती हूँ। तो पश्चिमी हिंदी इसका सही जवाब है। और आगे चलते हैं। भाषा के संदर्भ में अशुद्ध कथन कौन सा है? अशुद्ध कथन बताना आपको कौन सा है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है। तो क्या भाषा के बारे में क्या है कथन जो है सही? असत्य बताना आपको, इसमें अशुद्ध बताना है। भाषा कैसे सीखी जाती है, भाषा क्या है, ये बताना है आपको। इसमें से कौन सा असत्य या फिर अशुद्ध है। तब तक मैं आपको यहाँ से देख के बताती हूँ कि क्या क्या आपको पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे इसमें। जल्दी जल्दी से जवाब दें आप।
तो क्या है इसमें सही आंसर, देखते हैं इसका। तो इसका बी आंसर सही है, ये वाला, कि भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है। तो ये भी देख सकते हैं आप कहाँ पर, पांडे वाली ही गाइड में पेज नंबर 3 पर आपको ये मिल जाएगा ना, पेज नंबर 3। यहाँ पे क्या है, भाषा सामाजिक संपत्ति है, और भाषा सतत प्रवाहमान सहज और नैसर्गिक है, मतलब नेचुरल है, प्राकृतिक है, स्वाभाविक है, मतलब इसका ये है। भाषा अर्जित संपत्ति है और अर्जित की जाती है। भाषा परिवर्तनशील है, परिवर्तित होती रहती है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, तो अनुकरण से सीखी जाती है, अर्जित की जाती है, दोनों एक ही बात है। ठीक है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर, संयोगात्मकता से वियोगात्मकता की ओर उन्मुख होती है, आपको पता होना चाहिए, संयोग से वियोग हो जाता है भाषा का, है ना। तो जटिलता से सरलता की ओर बढ़ती है भाषा, है ना। जैसे जैसे हमें हाँ, हम वैसे ही प्रोनाउंस करते हैं, वैसे हम उच्चारण करते हैं, जैसे जैसे हमें सही लगता है या हमसे बोला जाता है। तो वो आगे है, भाषा परंपरागत वस्तु है, परंपरागत है भाषा। प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। ठीक है, इतने पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी है। जल्दी जल्दी से आप आंसर दें। ये जितने भी सवाल यहाँ पे रखे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, हल्का ना समझे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, तो इनको पक्के कर लेना, मतलब पक्के से याद कर लेना। अब देखते हैं इसको, पहली लिपि बताई है इसमें चित्रलिपि। तो इसका विकास क्रम क्या है कि पहले चित्र बने, इसका मैं दूसरी बुक से आपको बताती हूँ ना। ठीक है, अभी बताती हूँ, पहले अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। ब्रजभाषा खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी बोलियां हिंदी की बोलियों में बोलियों के किस वर्ग की हैं। तो इसमें कौन सा आएगा, पश्चिमी हिंदी आएगा इसमें। ये सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। फिर इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती थी। पहले पहले की बात हो रही है कि पहले उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे हम इस साइड से लिखते हैं, यहाँ से ही लिखना यहाँ को शुरू करते हैं, लेकिन उर्दू कैसे लिखी जाती है, इस साइड से लिखी जाती है ना। तो वैसे ही कौन सी लिपि है इसमें, खरोष्ठी। खरोष्ठी लिपि है जो उर्दू की तरह लिखी जाती थी पहले। 71वें संशोधन अधिनियम 1992 में कितनी भाषाएं जोड़ी गई, 2, 3, 4 या फिर कोई नहीं। 71वां संशोधन अधिनियम 1992, 71वां संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या है, कितनी भाषा जोड़ी गई है, 3 जोड़ी गई हैं। 3 का मतलब है 71वां संशोधन हुआ था 1992 में, नमक इसकी ट्रिक है। ठीक है, नमक, नेपाली, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, मणिपुरी और कोंकणी। अब क्या है कि एक 92वां संशोधन हुआ है, यहाँ पर जगह नहीं है, तो मैं एक और स्लाइड लेके जल्दी से आपको बता देती हूँ ना, टाइम ज़्यादा ले रही हूँ मैं, 10 मिनट ज़्यादा जाएगा टाइम इसमें, अगर एक्सप्लेन करना है तो लग ही रहा है टाइम, है ना। इतना जल्दी भी नहीं कर सकती मैं। चलो, अगर एक्सप्लेन करना है अच्छे से तो फिर टाइम तो लगता ही है। एक 92वां संशोधन जो है, 92 वा जो संविधान संशोधन है, संशोधन वो कब हुआ है, कब हुआ था 92वां संशोधन, 2003 में हुआ था। ठीक है, 2003 में। अब आपको याद क्या रखना है इसमें, इसकी मैंने एक ट्रिक बनाई थी, बदमाश, ब द आ श की जगह स कर लेना आपने। ठीक है, बदमाश। तो या फिर बोर्ड मास का नियम आप पढ़ते ही हैं, है ना। तो वो पेपर 1 में पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास, वही याद रख लेना, बदमाश, कुछ भी याद रख लेना आपको जैसा ठीक लगता है, जैसा आपको याद रह जाए, आपकी मेमोरी में रह जाए, है ना। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
ठीक है। ये ये हुआ है 92वां संशोधन अधिनियम जो है 2003 में। तो आपको कैसे याद रखना है कि बदमाश 92 में पैदा होते हैं, बदमाश 92 में पैदा होते हैं, ठीक है। बदमाश 92 में पैदा होते हैं, 2003 में ये हुआ है संशोधन। इस तरह से आपको याद रख लेना है। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जो आपका संशोधन कौन सा हुआ था एक और जिसमें सिंधी जोड़ी गई थी 1967 में, कौन सा संशोधन था वो? 21वां संशोधन था वो, है ना। 21वां संशोधन जो था वो कब हुआ था? 1967। और इसमें कौन सी जोड़ी गई थी? सिंधी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, फिर एक जोड़ दी थी सिंधी, फिर 15 हो गई थी। फिर कौन सा संशोधन हुआ? कौन सा संशोधन हुआ? ये वाला 71वां। फिर इसमें जोड़ी 3 भाषाएं, 16, 17, 18 हो गई, ठीक है। उसके बाद जोड़ 92वां संशोधन हुआ 2003 में, फिर जोड़ी 4 भाषाएं, 18, 19, 20, 21, 22, पूरी 22 भाषाएं टोटल हो गई। चले आगे चलते हैं। क वर्ग क्षेत्र की भाषाओं का कौन सा युग्म सही है ये बताना है आपको। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग, या पता है आपको? पता होना चाहिए, बहुत इसमें से बहुत बार सवाल आता है। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग। तो इसमें जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इतने प्रदेशों में कौन सी भाषा बोली जाती है? दिल्ली भी आएगा इसमें। इसमें कौन सी बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, ठीक है। क वर्ग, अभी इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ फटाफट से एक और स्लाइड लेकर के, क्योंकि थोड़ा सा इसके लिए ज़रूरत है, ये सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पे क्या है? 3 वर्गों में बांटा है राजभाषा। राजभाषा नियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को 3 वर्गों में, 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। किसके? केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को। राजभाषा नियम 1976, समय याद रखना है, राजभाषा नियम 1976। यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ मैं, राजभाषा नियम 1976, ठीक है। इसमें कितने नियम है? टोटल 12 नियम है, 12 नियम थे इसमें, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा खुद से। और 3 वर्गों में बांटा, 3 भागों में, 3 क्षेत्रों में बांटा। वो कौन कौन से थे? क वर्ग क्षेत्र, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। बस आपसे ये पूछा जाता है कि कौन से वर्ग में कौन सी आती है। तो क वर्ग में आता है पत्र व्यवहार हिंदी में ही किए जाए, पत्र व्यवहार हिंदी में। और यहां पर पत्र व्यवहार द्विभाषा, द्वि द्विभाषिक, 2 भाषाओं में होंगे यहाँ पे पत्र व्यवहार, ठीक है। और यहाँ पर अंग्रेजी, ओनली अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी ग वर्ग में। मतलब कि ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ अंग्रेजी चलती है, ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर अंग्रेजी हिंदी दोनों चलती है, ऐसी स्टेट्स हैं जहां पर सिर्फ हिंदी चलती है, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो देखते हैं क वर्ग में कौन कौन सी आती हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में लिख रही हूँ, यूपी, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना। यूपी, एमपी, आरजे यानी कि राजस्थान, और बिहार, बिहार, ओहो, बिहार, हिमाचल प्रदेश एचपी, और हरियाणा एचआर, और डीएल दिल्ली, ठीक है। बिहार, बिहार के लिए भी बी लिख देती हूँ ना, बीएच लिख देती हूँ। चलो, ये समझ जाओगे आप। इन सारी जो जितनी भी स्टेट्स यहाँ पे दी हुई है, यहाँ पर सिर्फ हिंदी बोली जाती है और कोई भाषा यहाँ पे नहीं बोली जाती, है ना। मतलब हिंदी में ही पत्र व्यवहार होता है। फिर जो द्विभाषी है वो कौन कौन से हैं? पंजाब, क्योंकि पंजाबी और पंजाबी उनकी अपनी भाषा है उस स्टेट की, है ना। तो पंजाब आएगा इसमें। और गुजरात आएगा, क्योंकि गुजरात में भी गुजराती चलती है, गुजरात। और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भी अपनी भाषा चलती है, साउथ में सारे में, है ना। महाराष्ट्र आएगा। चंडीगढ़, चंडीगढ़ भी आएगा क्योंकि पंजाब के अंडर ही आता है ये भी। और अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। यहाँ पे क्या होगा? 2 भाषाएं, 2 भाषाएं होंगी यहाँ पर।
इनकी अपनी स्टेट्स की भाषाएं हैं साथ में, है ना। पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती, महाराष्ट्र की मराठी। तो अपनी अपनी इनकी अपने स्टेट की लैंग्वेज है और साथ में अंग्रेजी है। ठीक है, दो भाषाओं में पत्र व्यवहार हो रहा है इनका। और यहाँ पर सिर्फ अंग्रेजी में हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन है? पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, और कौन सा है? उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। तो ये द्रविड़ भाषी क्षेत्र इधर आएंगे साउथ वाले, क्योंकि उनको भी उनकी अपनी भाषा होती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, है ना। तो द्रविड़ भाषी वो सारे इधर आएंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, अंग्रेजी में ही होता है वहां पे, अंग्रेजी समझते हैं ज्यादातर वहां के, है ना। तो वहां पे अंग्रेजी चलती है। और यहाँ पर जो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे मराठी चलती है। ठीक है, तो इसको समझेंगे कैसे? पंजाब गुजरात मराठा, आप राष्ट्रगान गाते हैं ना, पंजाब पंजाब गुजरात मराठा, ये दो तीन शब्द उसमें आते हैं। पंजाब गुजरात और मराठा, ये तीनों तो उसमें आएंगे। ठीक है, तीनों ही द्विभाषा में। और चंडीगढ़ अंडमान निकोबार, बस ये याद रखना है। और वैसे भी आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि दो भाषाएं, क्योंकि उनकी अपनी भाषा अलग है स्टेट की, जैसे पंजाब की पंजाबी, गुजरात की गुजराती है, महाराष्ट्र की मराठी है। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि ख वर्ग में आएगी, क्योंकि द्विभाषा है ना। अब जब हम वर्णमाला लिखते हैं तो क और ख, पहले क पहले नंबर पे आता है, ख दूसरे नंबर पे आता है। तो ऐसे याद रखना, ख वर्ग द्विभाषी है ना। तो दो भाषा यहाँ पे चलती हैं इतने इतने में। और यहाँ पर चलती है ओनली हिंदी। हिंदी वाले प्रदेश आपको पता है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, आरजे यानी राजस्थान, बीएच यानी कि बिहार, एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, एचआर यानी कि हरियाणा। आप देखो हरियाणा यहाँ पे आ रहा है, ध्यान देंगे। आप पंजाब के साथ कंफ्यूज मत कर देना वहां पे कि यहाँ पे हरियाणा पंजाब के साथ आएगा। नो, हरियाणा किसके साथ आ रहा है? हिमाचल के साथ आ रहा है। और ये क वर्ग में आ रहा है। ठीक है, और दिल्ली भी किस में आएगा? क वर्ग में आएगा। ये आपको याद रखनी है सारी की सारी। ठीक है, जितने भी ऊपर ऊपर वाले स्टेट्स हैं। और ये तो आपको याद रह ही जाएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र और द्रविड़ भाषी क्षेत्र। ये आई होप क्लियर हो गया होगा। चलो, हिंदी भाषा के लिए 9वां प्रश्न है ये। हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिलता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है शरीफुद्दीन यज़दी के ग्रंथ में। तो शरीफुद्दीन यज़दी का ग्रंथ कौन सा है, किसी को पता है? किसी को पता है ग्रंथ का नाम तो आप बता सकते हैं। शरीफुद्दीन यज़दी, शरीफुद्दीन यज़दी का कौन सा ग्रंथ है? जफरनामा। ठीक है, जफरनामा। ये आपको याद रखना है, जफरनामा शरीफुद्दीन यज़दी का ग्रंथ है। तो यहाँ पर ही हिंदी भाषा के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनके उच्चारण में वागिंद्रियां कुछ खुली रहती हैं, विवृत, स्पृष्ट, ईशत विवृत और ईशत स्पृष्ट। इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से ईशत विवृत यानी कि य र ल व सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन मैंने रखी आगे अपने नोट्स की फोटो, तो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला है कि विवृत, विवृत क्या है? इसके उच्चारण में वागिंद्रियां खुली रहती हैं, स्वरों का प्रयत्न विवृत कहलाता है। तो वागिंद्रियां खुली रहती है, विवृत, है ना। वागिंद्रियां जो हमारी अंदर की वागिंद्रियां है वो कैसी होंगी? खुली होंगी जब हम इसको विवृत ध्वनियों को जब हम उच्चारण करेंगे। फिर स्पृष्ट क्या है? स्पृष्ट है, इनके उच्चारण में वागिंद्रियों का द्वार बंद रहता है, द्वार बंद रहता है। और क से लेकर म तक 25 व्यंजनों को स्पर्श वर्ण कहते हैं, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, स्पर्श वर्ण कहते हैं ना। और हाँ, स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, स्पर्श वर्ण भी कहते हैं। तीसरा क्या है? ईशत विवृत। ईशत का मतलब होता है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने देखा कि वागिंद्रियों का द्वार बंद रहता है, यानी कि बिल्कुल बंद रहता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इनके उच्चारण में वागिंद्रियां कुछ खुली रहती हैं, यानी कि
ईशत का मतलब होता है थोड़ा सा, तो वाग इंद्रियों का द्वार यहाँ पे कुछ थोड़ा सा खुला रहता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, ईशत विपरीत। इसके उदाहरण क्या है, य, र, ल, व। अब आप उच्चारण करके देख लो कि थोड़ा सा द्वार खुल रहा है, ठीक है। इसको अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं यर, ल, व को, आपको पता है ना, क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों का मध्यवर्ती होता है। तो ये ना स्वरों में आते हैं ना व्यंजनों में आते हैं, कहाँ पर आते हैं, अर्ध स्वरों में आते हैं, मीडियम बीच में आते हैं ये, मध्यवर्ती। और ईशत स्पृष्ट, इनका उच्चारण वागिंद्रिय के कुछ बंद रहने, मतलब यहाँ पे कुछ खुला रहता है ऊपर वाले में, ईशत विवृत में। ईशत स्पृष्ट में क्या होता है कि कुछ बंद रहता है। उसमें कौन कौन से आएंगे, श, 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 स, ह। ये वाला जो श होता है इसको तालव्य श बोलते हैं, इसको पेट कटा श बोलते हैं। ये स है, ये ह है, ठीक है। तो तालव्य श और पेट कटा श दोनों इसमें आएंगे ईशत स्पृष्ट में, और स आएगा और ह आएगा। इन वर्णों के उच्चारण में एक प्रकार का घर्षण होता है, इसलिए इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पूरे 10 के 10 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं, और 10 प्रश्नों के अलावा आपने बहुत सारी चीजें और भी सीखी हैं, है ना। तो ठीक है, इतना काफी है आज के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल यूनिट 2 के साथ। और क्लास आपको कैसी लगी है जरूर बताना कमेंट करके, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लगी है, और आपको किस विषय के ऊपर क्लास चाहिए वो भी आप जरूर बताएं। मतलब वैसे तो हम 10 यूनिट्स पे करने ही वाले हैं, अगर कोई आपको खास विषय है जो आपको पेपर के लिए तैयार करना है तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और कोर्सेज हमारे चल रहे हैं, कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सिर्फ 300 रुपये फीस है। 300 रुपये में आपको पता है आजकल क्या ही आता है ना। तो 300 रुपये में पूरा का पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और सरोज 10 कोड यूज करेंगे तो 300 भी नहीं लगेंगे आपके। SAROJ सरोज कैपिटल लेटर्स में अगर आप लिखेंगे तो 300 भी नहीं लगेंगे, उसमें भी आपको 10% लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो कोर्स ज्वाइन कर ले, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहें।